नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन हमने मार्केट की शुरुआती टिक्स आते हुए देख लिए। 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट होता हुआ बहुत ही दायरे में, कल हमने एक्सपायरी भी बहुत सीमित दायरे में होती हुई देखी थी। थोड़ा सा लैकलस्टर 1/3% का दबाव था, उसके ऊपर इस समय हल्के लाल निशान के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। दरअसल सबड्यूड सा सेशन 18,085 के लेवल्स पर निफ्टी, मिड कैप्स एकदम फ्लैट। आज एक पॉकेट जो सरप्राइजिंगली बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम दिखा रही है। इनफैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों जोड़ दीजिए, लेकिन बैंक्स में खास तौर पे परसेंटेज गेनर्स से दिखाता हूं आपको निफ्टी 50 के। इंडसइंड बैंक बढ़िया कर रहा है, एसबीआई ये दोनों 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक आधे % की मजबूती, एचडीएफसी बैंक फिर मजबूत, ऑलमोस्ट 1% का उछाल। तो कई सारे बैंकिंग हेवीवेट्स अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो अब तक की थोड़ी सी लैकलस्टर पॉकेट थी, वो थोड़ा सा आज मूव दिखाने की कोशिश करती हुई आधे % से ज्यादा निफ्टी बैंक इस समय मजबूती में। एक बार ब्रेथ दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में। इनफैक्ट 5:4 का रेशियो है, 4 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक्स मजबूत हैं बढ़त के साथ इस समय कामकाज करते हुए। पर हाँ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस समय, इस हफ्ते कुछ शुरुआती अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद अब लग रहा है। पर वीरू, ओपनिंग की रीडिंग क्या, 45 मिनट्स का जो सेशन कल्मिनेट हुआ उसके बाद आपके ऑब्जर्वेशंस क्या निफ्टी और इवन निफ्टी बैंक को लेकर? जी देखिए आशीष, आज थोड़ा सा रिलायंस बैकफुट पे, रिलायंस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, एंड दैट्स क्रिएटिंग अ बिग डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। तो रिलायंस का बैकफुट पे आना आज निफ्टी बैंक की अगर आप देखें कि डिफरेंशियल का एक बड़ा कारण है। बट आशीष, इसके बावजूद निफ्टी याद रखिएगा हमारा फर्स्ट बेस होल्ड कर रहा है, और वो फर्स्ट बेस आप जाके देख सकते हैं, वो उसका पीछे लॉजिक क्या है, दैट्स 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक उसके ऊपर है, नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी। याद रखिएगा, रिलायंस हटा लीजिए, अब निफ्टी लेके आइए। नो शॉर्टिंग थॉट्स अबाउ बेस 1 बाय द डिप्स, ये अप्रोच रहेगी मेरी। और आशीष, आज एक डिफरेंशियल क्रिएट किया है निफ्टी बैंक ने। याद रखिएगा, अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें आशीष, तो आज का सबसे बड़ा ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी पे ही। और बैंक निफ्टी आशीष अब, यानी आपको याद होगा आशीष, जिस दिन हमने वो निफ्टी की कॉल ली थी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन निफ्टी ने स्ट्राइक किया था 20 डेमा का, और उसके अगले दिन ओपन हुआ था उसके ऊपर, नेक्स्ट क्लस्टर में आ गया था। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि निफ्टी बैंक अभी नेक्स्ट क्लस्टर में नहीं आया है। फॉर द टाइमिंग लग रहा है कि निफ्टी बैंक आज थाम के बैठा है ये कि मैं नेक्स्ट क्लस्टर में आऊंगा, और 42,500 को पार कर देना, 42,525 20 डेमा को पार कर देना, आज नई ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी बैंक है। तो इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी बैंक है। और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज चेज कीजिएगा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को आशीष। और आशीष, वो जो कैंडल है ना 16 जनवरी की, उसका हाई अगर कटता है तो याद रखिएगा ये दिन बिलोंग करेगा बैंक निफ्टी को ही। और ऐसे में ऊपर की तरफ जो हमने सुबह लेवल डिस्कस किए थे आशीष, अबाव 42631, 751, 863, 905, कुछ भी पॉसिबल है आशीष। कुछ भी ठीक है। ये हो गया बढ़िया सा निफ्टी बैंक का व्यू। 10 के दमदार शो का पूरा लाइनअप दे देता हूं। 10 के दमदार ट्रेड्स का हमारे साथ 3 बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे। पालविया साहब और गाबा सर पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं, और प्रशांत सावंत साहब जुड़ते हुए इस शो में। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। बस हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे, आगे बजट और मार्केट्स पर डिटेल्ड चर्चा होगी। एमके ग्लोबल के एमडी कृष्ण कुमार कारवा सर आज जुड़ेंगे, और आगे एक कंपनी जो आज सुबह से चर्चा में थी, मिड कैप आईटी स्पेस का जो नंबर आया था लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, मेंशन हो रहा था नंबर खराब है, स्टॉक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। इन नंबर्स पे और आगे का आउटलुक पर इस कंपनी के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा साहब से भी इसी शो में चर्चा होनी है। तो एक्शन पैक्ड शो है, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, और इस समय 10 बजे के दमदार पिक्स या स्टॉक्स लेने का समय। प्रशांत जी, शुरुआत आप ही के साथ, कौन से स्टॉक्स रडार पे? प्रशांत सर, आपकी पिक्स कौन सी? जी आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक जो मेरे रडार पे है वो एचडीएफसी लिमिटेड काफी दिनों बाद 2700 के बाद सस्टेन कर रहा है, और वॉल्यूम 2 दिनों से बहुत अच्छे से पिकअप हुआ है। एक हायर बेस भी बनी हुई थी, इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2685 2685 पे,
और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 2770 तक 2770 टारगेट 1, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो 2800 भी दिख सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। फर्स्ट पिक होगा मतलब अब एक आध और लेकर आया लगता है। जी सॉरी, आपने कहा ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, इसका मतलब एक और कुछ है। कौन सा है जी दूसरा? जी एक पिक जो मेरे रडार में काफी वक्त से है, जो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है बट उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, वो होगा एसबीआई। एक्चुअली कैनरा बैंक, एसबीआई, ओवरऑल सेक्टर, पीएसयू बैंक, बट इसमें से मुझे एसबीआई ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट से ये बाउंस हुआ है। अभी ये करीबन 595 पे, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा सिर्फ 7 पॉइंट का, यानी 588 क्लोजिंग बेसिस 588, और मैं टारगेट रखूंगा यहाँ से 615 का 615। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे याद रखेगा। एक और एडवांटेज निफ्टी बैंक अब कैरी करता हुआ, और वो है कि एसबीआई जो है वो दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके खड़ा हो गया है। राजेश पालवे जी, आपका इंडिसेस पे व्यू इस वक्त और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स। तो वीरेंद्र जी देखिए, इंडेक्स में तो अभी भी रेंज का ब्रेकआउट डिसाइसिवली हुआ नहीं है। जब तक 18,150 के ऊपर हम सस्टेन ना करेंगे, जब तक एक रेंज बाउंड ही ट्रेड देखने को मिलेगा निफ्टी में स्पेशली। बट बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग है। आज का मूव 42,600-650 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, उसको आज ये अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। अगर आज के सेशन में ये ब्रेकआउट देने में कामयाब होती बैंक निफ्टी, तो यहाँ एक अच्छा मूव सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। फिर 43,000 43,200 तक की जगह भी बिल्कुल बैंक निफ्टी में ओपन होते हुए दिखेगी। और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के सारे ही कंट्रीब्यूटर्स भी आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी एक लीडरशिप लेते हुए दिख सकता है। 42,650 के ऊपर हमें लगता है एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी यहाँ पे सेकंड हाफ में और एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसा हमने पिछले शो में एचडीएफसी लिमिटेड ऑप्शन दिया था, वो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अभी यहाँ पे हमारे जो नए स्टॉक है वो है कोल इंडिया। ये स्टॉक में देखें तो ये थर्ड डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बने और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। स्टॉक में अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी अब ये सरपास करते हुए दिख रहा है। कोल इंडिया का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें लगता है ये जिस तरीके के मोमेंटम बने, यहाँ पे 235 238 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, 224 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे कोल इंडिया फ्यूचर में। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो रहेगा आरईसी का। आरईसी में देखें तो पिछले 4 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिस तरीके के यहाँ पे कंसोलिडेशन हुए, हमें लगता है आज के सेशन में आरईसी एक ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख सकता है। तो आरईसी फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें करीब 129 131 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 121 का। वाह, बढ़िया पिक्स आते हुए आप लोगों के लिए। मैं रिकैप कर दूंगा इस समय के 10 के दमदार ट्रेड, लेकिन अब गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, एक बार फिर से आपको सुप्रभात। गाबा सर, इस समय के प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। 2 स्टॉक्स हैं, एक तो है चोला फाइनेंस। यस, इसमें अपमूव मिला है और ब्रेकआउट भी मिला है। चोला फाइनेंस में ट्रेड कर रहा है 708 के आसपास। मुझे लगता है 720 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 700 का, चोला फाइनेंस। यस, दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। यहां पर भी उड़ान बढ़ेगा ये HAL। ट्रेड कर रहा है 2488। मुझे इसका टारगेट करीब 2530 टू 2550 तक नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। HAL में तेजी नजर आती है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। स्टॉप होगा 2460 HAL। जी हाँ, HAL आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो डे हाई पैकेट ट्रेड करता हुआ 2489 पर। अच्छी बात है, दोनों ही स्टॉक्स ने, BL ने और HAL ने एक अच्छा रेस्ट लिया था दिसंबर के महीने में, और वहाँ से अब ओवरशूट होते हुए एक बार IRCTC लेके आइएगा। और IRCTC 642.75 में इनफैक्ट सुबह आशीष आज अखबार पढ़ रहा था तो आपको मालूम है रेलवे का इस साल का जो रेवेन्यू था वो करीब था 2.3 ट्रिलियन का टारगेट, और वो शायद इस बार अचीव कर लें। मेरे ख्याल से 1.9 ट्रिलियन अगर आप देखें ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। तो रेलवे की माली हालात बेहद होती हुई अच्छी, इसमें कोई राय नहीं है। मैं IRCTC को कुछ देर पहले देख रहा था, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली 20 डे में हिट करता हुआ पोस्ट 14 दिसंबर। गजब का मूव है यहाँ पर। एक बार राजेश पालेवा जी देखेंगे इस स्टॉक को,
अपनी आज लगभग 22 दिसंबर से लेकर टेक्निकली एक महीने की ट्रेजेक्टरी को छोड़ता हुआ पीछे, आपका व्यू इस पर? तो बिल्कुल काफी टाइट रेंज में स्टॉक में हमने देखा पिछले 15-20 दिनों से स्टॉक एक बहुत टाइट रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये इस तरीके के बिहेवियर जब भी होते हैं तो एक बड़ा मूव के लिए स्टॉक तैयार होते हुए दिखता है। अब आज की जो प्राइस एक्शन बनी है ये काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है कि आज 648 650 के लेवल को अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा तो फिर ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 680 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक अच्छे बड़े कंसोलिडेशन के रेंज का ब्रेकआउट आज हमें लगता है कि होते हुए दिख सकता है। बाय करने की सलाह है करंट लेवल पे। थोड़ा सा अगर आज ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो अगर इसके स्टॉप लॉस होल्ड करने पोजिशनल बेसिस पे तो वो आएंगे करीब 632 के आसपास के। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं वॉयलेट होते तो हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। अब धीरे धीरे सारे बजट रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस पढ़ रहा था दिग्गज ब्रोकरेजेस की। तो वीरू एक चीज बहुत कॉमन है कि इस बार इंफ्रा पे एक एलोकेशन जो है मीनिंगफुली बढ़ा दिया जाएगा। ये हमारे एक्सपर्ट चैनल पे आके बार बार कह भी रहे हैं। और आम तौर पे इलेक्शन ईयर से पहले वाला जब इंफ्रा स्पेंड बढ़ता है तो वो रोड्स और रेलवेज की तरफ पूरी तरह से चैनलाइज होता है। तो इंक्रीमेंटल जो स्पेंड आने शायद इन दोनों में रोड्स और रेलवेज में आते हुए नजर आएंगे। तो शायद ये सब भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब बस 6-7 ट्रेडिंग सेशन दूर हैं हम, तो शायद बाजार धीरे धीरे कुछ फैक्टर इन करेंगे। खैर, इस बीच लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बार का रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा, प्लस पूरे साल की गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज करी, वो सारा डेटा स्क्रीन पर आएगा। चड्ढा साहब, पहला सवाल तो बट ऑब्वियस, ये इस पूरे साल की जो गाइडेंस आप लोगों ने कट कर दी है, रिड्यूस कर दी है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या इस क्वार्टर के खराब प्रदर्शन के चलते रिड्यूस हुआ है या आने वाले Q4 में भी कुछ हेडविंड्स आपको नजर आती हैं? गाइडेंस का पूछ रही हैं तो मैं इसे आंसर करूंगा कि हमारा जो Q3 रहा वो 0.4% सिक्वेंशियल ग्रोथ रहा, थोड़ा सॉफ्ट रहा क्योंकि प्लांट इंजीनियरिंग में कुछ फर्लोज आए एंड में जो हमें लेने पड़े, राइट। और बट वो जो काम है वो जनवरी में मूव हो गया और वो काम स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, राइट। तो उसके चलते हम कह रहे हैं कि हम 15% में आएंगे एंड इन टर्म्स ऑफ दिस ईयर कांस्टेंट करेंसी में। बट Q4 जो होगा हमारी ग्रोथ जो रहेगी दैट विल बी बैक एट Q1 और Q2 लेवल्स। तो हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं CY23 एंड बियॉन्ड के लिए। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। एक क्लाइंट की दिक्कतें थी, Q4 में रिज्यूम होता हुआ तो Q4 में ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी। इस बार हुआ क्या था, 2% स्ट्रीट ने ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी और आई केवल वो आपकी स्क्रीन पे 0.4, 0.5, 0.6% के आसपास। वो कांस्टेंट करेंसी, डॉलर रेवेन्यू सब अलग अलग रहते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे। तो वो थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस इस बार आई। अब चड्ढा साहब, हुआ क्या, उस म्यूटेड परफॉर्मेंस के बीच में स्ट्रीट को थोड़ा डर लग गया था। आपने कहा एक क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है, लेकिन इस समय अपडेट्स क्या आ रहे हैं? हम सब यूएस के रिसेशन फियर्स की बात कर रहे हैं, हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, सबके जहन में 10 तरह की चिंताएं हैं। इस बीच कुछ कंपनीज ने फरलॉज वगैरह की चर्चा छेड़ भी दी कि बढ़ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। आपका आकलन क्या है? क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ट्रेंड बरकरार रहेगा या इस बार थोड़ी थकावट आनी है? अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, जिसमें ऑटोमोटिव, ट्रक्स, ऑफ हाईवे और एरोस्पेस है, इसमें सब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ स्पेंडिंग चल रही है जो हम काम कर रहे हैं। ऑटोनोमस की तरफ स्पेंडिंग चल रही है जहां हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि एयर ट्रैवल वापस आ रहा है और हमने भी एम्पैनलमेंट अनाउंस किया है एयरबस के साथ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में, हमें उम्मीद है कि ये एरिया का स्पेंड चलता रहेगा CY23 में। हाईटेक में जो है ISV, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमकॉन में थोड़ा सा दबाव है एंड देयर इज अ कट इन स्पेंडिंग दैट इज हैपनिंग। आप हम सब पढ़ रहे हैं जो वेरियस कस्टमर्स कर रहे हैं, बट 5G के जो स्पेंड्स हैं वो बरकरार हैं। इनफैक्ट कुछ लोग 6G की बात कर रहे हैं, वाईफाई 6 की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज में रोल आउट की बात कर रहे हैं। सो अगर आप देखिए तो ओवरऑल those spends will overshadow the weakness that you have in the sector. Now, अगर मैं LTTS की बात करूं तो हम लोगों ने 150 रिसोर्सेज नेट हेडकाउंट ऐड किया इस लास्ट क्वार्टर में और मैं कंफर्म कर रहा हूं कि Q4 में
500 से 700 लोग नेट हेडकाउंट एडिशन होगा हमारी कंपनी में। एट्रिशन कम हो रहा है, 1% कम हुआ है और वो कम होता रहेगा Q4 में भी। और आप Q4 में नेट एड्स 500 to 700 देखेंगे। और हम FY24 के लिए हमने हायरिंग शुरू कर दी है, ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं फ्रेशर्स को, तो वो काम जारी है। वो ओवरऑल आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट CY23। ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमेशा कंफ्यूज करता है हम लोगों को कि आप चिंतित हैं कि उत्साहित हैं। अच्छा, फिर जाते जाते एक सवाल और, वो $1.5 बिलियन के रन रेट्स की बात हो रही थी, कितने कॉन्फिडेंट आप लोग FY25 तक वो टारगेट्स को, उस रन रेट को हासिल करना, पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ जी, तो हमने दो चीजें कही थी। हमने ऐसी 3 चीजें कही थी। हमने कहा था $1 बिलियन रन रेट बाय Q2 Q3 FY23। हमने क्वार्टर में वो अचीव कर लिया कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। अगर करेंसी साथ देती तो रिपोर्टेड में आ जाते, नहीं हुआ तो हमने कांस्टेंट करेंसी में अचीव कर लिया। दूसरा, हमने गाइडेंस दी थी 18% प्लस ईबिट की, वो हमने 6 क्वार्टर पहले अचीव कर लिया था। तीसरा, हमने गाइडेंस दिया था $1.5 बिलियन रन रेट बाय FY25, एंड आई एम reconfirming that with the Smart World acquisition we are now on our way to deliver $1.5 billion by FY25। ओके, चलिए चड्ढा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। वीरू, क्या था वो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, हाँ, सतर्कतापूर्व, आशावादी। तो ये मैनेजमेंट ने 3 बार वही वर्ड यूज करा कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिग्नल होता है, लेकिन ठीक है। इस क्वार्टर के इश्यूज होपफुली अगले इस करंट क्वार्टर अंडरवे जो है Q4 में एड्रेस होते हुए, और शायद ग्रोथ वापस पटरी पे आएगी। पर LTTS का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 3.5, ये तब हुआ है जब रिसेंट वो पेरेंट LNT से SWA का एक्विजिशन करा था, उसके बाद तगड़ी पिटाई हुई थी स्टॉक की, क्योंकि वो कुछ कंसर्न स्ट्रीट ने रखे थे उस एक्विजिशन को लेकर। उसके बाद आज भी नंबर्स पे 3.5% कमजोर। चलिए, अब मैनेजमेंट से मूव कर रहा हूं मार्केट्स की वापस चर्चा पर, और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में बजट और बाजार पे डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ MK ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार कारवा सर जुड़ते हुए। कृष्णा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। कृष्णा सर, नमस्कार। कोई कैसा रहेगा बजट? कुछ डर वर आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा कॉशियस थी, थोड़ी सी नर्वसनेस थी, कोई टिंकरिंग की बात किसी टैक्सेशन में, कोई कह रहा है भाई आखिरी बजट है तो पॉपुलिज्म का डोज तगड़ा हो सकता है। आप लोग घबराए हुए बजट से पहले, या लग रहा है कि सिर्फ एक मैथमेटिक एक्सरसाइज है, उसमें ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं? देखिए, काफी समय से आप देखेंगे कि नॉट ओनली बजट बट सालों थ्रू आउट द ईयर वेरियस प्रोविजंस आते रहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी GST आने के बाद बजट में वो पार्ट तो एकदम ही अभी कोई वैल्यू नहीं रहा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो आपने कहा कि एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है एंड उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, वो आपकी बात सही है। बट चूंकि ये बजट आखिरी बजट है बिफोर द जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, तो शायद लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि कुछ थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म वगैरह भी हो सकता है। बट ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो काफी फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस्ड है। सो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई फिस्कल प्रोग्रेसिव या कोई एक्स्ट्रा पॉपुलिज्म वगैरह कुछ करेंगे। नो डाउट फोकस रहेगा सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड मे बी डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा बहुत टिंकरिंग की लोगों को आशंका है कि कोई कैपिटल गेन्स टैक्सेस या उनके रेट्स या उनके जो पीरियड है उसमें कोई फेरफार हो। बट मुझे लगता है कि सरकार बहुत प्रैग्मेटिक है। उनके आप देखोगे तो हर साल के जो भी प्रोविजन रहे, कोविड के टाइम पे भी उन्होंने जो बातचीत की और जो उन्होंने सपोर्ट दिया सिस्टम को, तो बहुत ही मेजर्ड रूप में दिया। तो बजट के कारण मार्केट मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा अनसर्टन है। कुछ हद तक मुझे लग रहा है अपना मार्केट अभी जो भी एक कंसोलिडेशन फेज में है, इसका वजह है कि पिछले साल अपना आउट परफॉर्मेंस काफी रहा। वैल्यूएशन अपने ऐसे नहीं है कि बहुत सस्ता है, थोड़ा सा
फेयर वैल्यू टाइप्स है। तो मार्केट आई थिंक रिजल्ट्स देख रहा है कि आगे आने वाले समय में कॉर्पोरेट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ वगैरह की, बिकॉज मानो या नहीं मानो इन्फ्लेशन की वजह से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला मार्केट है या जो कंज्यूमर्स है वो तो काफी इम्पैक्ट हुए हैं, और एक्सपोर्ट्स में भी यूरोप फेसिंग कंपनीज वगैरह को काफी एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम्स है। तो वो सब देखते हुए मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है। पूरा का पूरा उसको वैल्यू अपने फोकस करें कि बजट की वजह से है, तो आई थिंक वो गलत रहेगा। ठीक है, बजट, हाँ, मार्केट्स के लिए अब धीरे धीरे थोड़ा सा नॉन इवेंट की तरफ बढ़ रहा है। काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जीएसटी के गैम्बिट पे आते हुए, काफी सारे पॉलिसी अनाउंसमेंट्स ऑफ बजट होते हुए, तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक बड़ा बजट है, आखिरी फुल बजट आना है इस सरकार का, उसके बाद हम प्रिपेयर कर रहे होंगे समर्स अगले साल जनरल इलेक्शंस के, इसीलिए इस बजट की अहमियत थोड़ी है और इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन कारवा सर, आप लोग इस समय फिर एमके का व्यू क्या बन रहा है बाजार में? अगर 2023 की शुरुआत अगस्त से मैं पिक्चर पेंट करूं तो थोड़ा सा वोलेटाइल, बुल्स और बियर्स के बीच में टसल और थोड़ी सी अनसर्टेन एनवायरनमेंट, आप लोग कितने कॉशियस हो या फिर कितने बुलिश हो इस मार्केट्स को लेकर अब इस समय? आई थिंक कुछ समय पहले आपने एक शब्द यूज किया था, या दो शब्द थे, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, तो शायद वही शब्द मैं भी यूज करूंगा, इन द सेंस दैट इसका मतलब क्या होता है ये समझा देना आप इसमें। देखिए, सिंपल सा मतलब है इसमें कि आप बोले तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस है और लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्ट है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को भी वही उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना चाहिए, इन द सेंस दैट नो डाउट ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से या ये बजट अनसर्टेनिटी या शॉर्ट टर्म कोई कंपनीज के परफॉर्मेंस थोड़े आगे पीछे है, उसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर नीचे, कुछ थोड़ा वॉल्यूम्स भी कम है सिस्टम में, तो कम वॉल्यूम्स में भी स्टॉक प्राइसेस घट सकते हैं। तो उसको नजरअंदाज, उसको ज्यादा अहमियत नहीं दें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो पे नजर रखें, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू हमारा क्या व्यू है स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक्स या बॉटम्स अप ज्यादा होगा इस समय, रादर देन ट्राइंग टू बी सेक्टर स्पेसिफिक, बिकॉज आप देखेंगे तो एवरीबडी इज पॉजिटिव ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग ग्रोथ, पर आप देखिए रिजल्ट्स आने के बाद कहीं पे भी कोई लंबा चौड़ा कोई स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा वैल्यूएशंस और ओवर ओनरशिप, अंडर ओनरशिप को भी नजर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आईटी पे अब देखेंगे तो पिछले साल 20-25% स्टॉक प्राइसेस घट गए और सब लोगों को इतना टेंशन था, बट आप देखिए रिजल्ट्स आने के बाद थोड़े बहुत स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट ही आया है। तो बॉटम्स अप बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। स्पेसिफिकली सेक्टर्स आप बोलिए तो हम लोगों को लग रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर, वहां पे लास्ट 3-4 साल में स्टॉक प्राइसेस भी काफी घटे हैं, बिजनेस अब बेटर होते जा रहा है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो वहां पर एक आने वाले समय में डिसेंट अपटिक होना चाहिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, वेदर सीमेंट कंपनीज भी आप लीजिए तो उनमें भी इनपुट प्राइसेस, डिमांड की इश्यूज वगैरह काफी हद तक पिछले क्वार्टर में मुझे लगता है शायद वो पीक हो गया है, तो बेटर होना चाहिए अब सीमेंट कंपनीज आने वाले समय में। और इनडायरेक्टली अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वगैरह पर एम्फोसिस ज्यादा होता है तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, तो सीमेंट कंपनीज भी बेटर होगी। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग पर है वो तो मेंटेन रहेगा ही, क्या पता शायद ये बजट में फिर से और पीएलआई स्कीम और जो स्पेशल टैक्सेशन है कॉर्पोरेट्स के लिए 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, शायद वो फिर से उसको एक्सटेंड भी कर दें। तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम इज नॉट गोइंग अवे, एंड चाइना +1 या यूरोप +1 वो थीम पे चलेगी। तो उसके हिसाब से भले आप कैपिटल गुड्स है, ऑटो एंसिलरीज, ये सब सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रहेगी फ्रॉम अ 2-3 ईयर पर्सपेक्टिव। वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखेंगे कि जहां जहां पर वैल्यूएशन रन अहेड, वहां पर आप स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। एंड एज अ थीम हम लोग कहें तो एक चीज है कि जो भी स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, जिनके पीस 50-55, जहां पे अर्निंग्स या ग्रोथ उतनी नहीं है, उनमें जरूर आप रेगुलरली आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइसेस अंडर परफॉर्म करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द लास्ट 1 ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो जहां ग्रोथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस स्टॉक प्राइसेस को, तो वहां से अपने पोर्टफोलियो में से जरूर उसको थोड़ा हल्का होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी बढ़िया हो, लेकिन वैल्यूएशन अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां पर आपको इन्वेस्टर्स विल
bit dissatisfied. कावा सर, अभी मतलब इनफैक्ट आपने इस उत्तर में मोरलेस सभी अगर आप देखें सेक्टर्स को, अगर आप देखें इसके दायरे में ले लिया आपने, आईटी, ऑटो, सीमेंट, बैंक सबको कवर कर लिया। ब्याज दरें काफ़ी ऊपर हैं, आपकी ईएमआईज अगर आप देखें काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, जो कि और हाई जाए, ऊपर जाए, इसका बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपकी राय में रियल स्टेट पे क्या करना चाहिए? और रियल स्टेट जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो इनफैक्ट रियल स्टेट, सूडो रियलिटी, साथ ही साथ अगर आप देखिए रियलिटी, एंसिलरी सब आ जाते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आती हैं। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? सही कहा आपने कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट रियल एस्टेट डिमांड पे होना स्वाभाविक है। एंड तो उसके बट रियल एस्टेट में इंडिया में जो मार्केट है वो रीजनल मार्केट्स है, अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग डिमांड सप्लाई, और मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज जो है वो भी रीजनल प्लेयर्स है। एक आध कोई ऑल इंडिया प्लेयर बोले तो एक आध ही कोई होगा। तो थोड़ा सा ऑलरेडी रियल एस्टेट कंपनीज के आप दाम देखेंगे तो पिछले 6-8 महीने से करेक्शन मोड में है, तो कुछ हद तक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है उनमें। रहा सवाल आप बिल्डिंग मटेरियल्स या वो जो पूरे चेन का जो बोल रहे हैं, तो वहां पर अभी तक कोई विशेष स्लोडाउन दिखा नहीं है। बट अगर ऐसा ही रियल एस्टेट में थोड़ा सा हल्का सा स्लोडाउन जैसा रहा तो वहां पे भी 1-2 क्वार्टर डाउन द लाइन जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट हाउसिंग, एज फार एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर कंसर्न, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अफोर्डेबल सेगमेंट में है वहां पे तो डिमांड भी बढ़िया है और उनके ईएम ग्रोथ वगैरह भी काफी अच्छा हो रहा है। नो डाउट थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बट वहां पे गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स वगैरह भी रहती हैं, तो उससे बोरोवर्स को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी बोरोइंग कैपेसिटी स्ट्रांग है, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, कारवा साहब जाते जाते फिर आपने शुरुआत में कह दिया कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस साल के लिए। बेसिकली नेट पॉजिटिव रिटर्न्स वाला साल रहेगा ना, ऐसा मान लूं? जरूर रहेगा, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। वो ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो रिटर्न्स बनेगा, तो बीच बीच में आपको थोड़े से झटके लगेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। कारवा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब कारवा सर से वापस रिपैच करेंगे जब बजट आ चुका होगा, समझेंगे कारवा सर से बजट डोल आउट कैसे रहे और उसका मार्केट्स पे अब वहां से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पर थैंक यू सो मच सुबह सर जुड़ने के लिए। इस शो को समाप्त करने का समय है। नीरज जी बगल में बैठे हैं, बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड रूम्स हैं आगे, मैनेजमेंट से चर्चाएं होनी है। वीरू फ्लैट बाजार दे रहे हैं ताकि आप बोर्ड रूम पे फोकस कर लें। बिल्कुल, इंडिया मार्ट से बातचीत करनी है हमें उनके नतीजों। अच्छा, इंडिया हाँ, मार्जिन गिरे, स्टॉक चल रहा है। पूछना भाई कि मार्जिन भी गिरा और सब्सक्राइबर भी। हाँ। क्या कोई स्लोडाउन की आशंका है? कंपटीशन का थ्रेट छोटे शहरों में क्या है, एमएसएमईज में क्या है? तो अच्छा इंसाइट मिलेगा। आपके शो में गावा सर है, हमारे शो से उठ के चले गए थे, मुझे लगता है पठान की टिकट बुक करने गए हैं, वो वापस आएंगे तो आप पूछिएगा। पूछता हूँ मैं। हाँ ठीक है। आ गए गावा सर, टिकट बुक हो गया क्या? नहीं, मैं टिकट बुक कभी नहीं करता। देखो मुझे इनवाइट आया है पठान का। अरे सर, आप प्रिविलेज आदमी हैं। हम लोग क्या विंडो में हाथ घुसेड़ के एकदम, जब हाथ निकलता छिलते हुए एकदम और वो जमाना था। पूरी चिल्लर वापस नहीं आती तो वापस हाथ डालना पड़ता है, 10 रुपए कम है। वेनेसडे को मैं जा रहा हूँ पठान। ओके, इनवाइट आ गया, कल आ गया मुझे। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि आप मेरे साथ कश्मीर मेरे साथ नहीं जा रहे हो, चलो पठान मेरे साथ चलो। मैंने ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बैंड्रा में रहने वाले सभी लोगों को मिलता है क्या? नहीं, गावा जी का स्पेशल जुगाड़ है। हमसे कभी किसी ने पूछा? हम लोग उसको नहीं पूछता कोई कि आप पिक्चर देख लो आगे। सलीम साहब फिल्म देखते हैं तो मुझे बुला लेते हैं। गजब जलवे। चलिए ओके, तो गावा जी फिल्म देख के आएंगे तो हम गावा जी से ये पूछेंगे कि रिव्यू क्या है, फिर हम लोग टिकट बुक करेंगे। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा हमको। एडवाइस ले सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें। एक दिन सलमान खान की मूवी का रिव्यू दे दिया था इन्होंने मुझे, पॉजिटिव एकदम टकाटक, और मैंने इनके चक्कर में मूवी देख डाली। फिर बात कर रहा हूँ, समझ ही जाओगे इसका मतलब। गावा जी तो कह रहे हैं सुन ही नहीं रहा हूं मैं। मुझे पता है आप राधे की बात कर रहे हैं। चलिए भाई, राधे। चलिए राधे राधे के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट के आगे शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन।